बेटा प्रॉपर है क्लियरिटी? वीडियो क्लियरिटी प्रॉपर आ रही है बेटा सभी को? ओके बेटा, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था अपना, राइट? और वो था हमारा डीएनए रिप्लिकेशन, है ना? और हमने ये बात डिस्कस भी कर ली है कि जो ये जो रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो ये हमेशा कब स्टार्ट होता है? ये हमेशा आपका, जैसे अगर हमने सेल साइकिल की कल हमने डिस्कस किया था बेटा, डेली की डेली रिवीजन किया करो, तभी मजा आएगा स्टडी का ना। तो हमने बात की थी कि हमारे पास सेल साइकिल चलती है, और सेल साइकिल में जो फर्स्ट फेज आता है वो आपका होता है जीवन फेज। जीवन के बाद आता है एस फेज, और एस फेज के बाद आता है आपका जी टू फेज, और जी टू फेज के बाद जो रिमेनिंग जो टाइम है वो आपका टाइम लगता है एम फेज में। और एम फेज का फर्दर पार्टीशन होता है ना, आपको पता होना चाहिए। उसमें हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये पार्टीशन, ये टोटल क्या होता है आपका? टोटल जो आपका टाइम पीरियड है वो क्या होता है? एम फेज इसको बोलते हैं। तो वो मेटाफेज भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। और ये जो रिप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस है, रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, और रिप्लिकेशन के प्रोसेस में जो आपका डीएनए कंटेंट जो डबल हो रहा है, वो किस फेज में होगा? आपके एस फेज में, यानी कि सिंथेसिस फेज के अंदर वो क्या होता है? डबल होता है, राइट? इस चीज को आपने याद रखना है। जी1 और जी2, ये गैप 1 और गैप 2 है। टोटल जो आपका टाइम पीरियड है, यहां से इसकी काउंटिंग शुरू होती है। ये आपका मेन पॉइंट है, ये वाला, है ना? ये पूरा एक सर्कल यहां तक वो जो कंप्लीट होगा, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस, है ना? इस एक सर्कल को क्या कहते हैं? इंटरफेस। तो अब आपके पास ये जो जिसको हम बात कर रहे हैं, आपका जो ये डिवीजन है, और यहाँ पर आपका एम फेज हो गया, बाकी इंटरफेस है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? जी1 एस और है। जो एस फेज है, इसके अंदर आपका जो डीएनए का कंटेंट है जो न्यूक्लियस के अंदर, बाकी बाकी वाले इस वाले और इस वाली जब साइकिल इस वाले टाइम पीरियड में होगी, या जी2 वाले टाइम पीरियड में होगी, तब तो वो अपना जेनेटिक कंटेंट को क्या करेगी? डबल करेगी। क्या करेगी? अपने जेनेटिक कंटेंट को डबल करेगी, राइट बेटा? लेकिन जो एस फेज है यूकैरियोटिक सेल में, जो एस फेज है आपका, एस फेज के अंदर वो हमेशा क्या करती है? अपने सेल के अंदर जो सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर टोटल अगर उसके पास 2C कंटेंट में जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको कितना कर देगी? 4C। सी क्या होता है? पिकोग्राम, और इसको सी से हम डिनोट करते हैं। और 2C क्या है आपका? ये आपके अगर आपकी जो सेल के अंदर अगर 46 डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने? 46 डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अब वो कितने हो जाएंगे आपके? टोटल कितने हो जाएंगे वो आपके पास? 92। कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएगा। डीएनए कंटेंट जो है वो आपका डबल हो जाएगा। बेटा क्लियर? आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है जो मैं राइट? नहीं दिख रहा आपको? बेटा बेटा बोला करो कि मुझे हमें दिख नहीं रहा, है ना? चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि चलो मैं इसको यहाँ पर इस साइड लिख दूंगा, वहां से रिमूव भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो हम इसको यहाँ नेक्स्ट नई जगह पे हम यहाँ हटाते हैं, इसको लिखते नहीं यहाँ पे। तो हम बात करें कि जो हमारे पास एक्चुअल में जो एस कंटेंट है, ये जो एस फेज है, उसके अंदर क्या होगा कि आपकी सेल की न्यूक्लियस के अंदर जो अभी 46 डीएनए मॉलिक्यूल अवेलेबल है, कितने? 46 डीएनए मॉलिक्यूल अवेलेबल है, उसको हम कितने में कन्वर्ट कर देंगे? डबल कंटेंट करना है, 92 डीएनए मॉलिक्यूल में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, राइट? कितने? डीएनए कितना हो जाएगा? 46 से कितना हो जाएगा? 92। मतलब हर एक उसकी कॉपी होगी क्रोमोसोम की। है तो ये 46 ही, लेकिन 46 डबल हो गया है। 46 ये 46, तो टोटल कितने हो गए? 92 हमारे पास। और जब सेल यहाँ पर एम फेज को क्रॉस करके जब डिवाइडेशन करेगी, तब वो आपको जो कंटेंट है वो प्रॉपर वे में दोनों को बांट दिया जाएगा, राइट? तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया? 92। और इस तरीके से अगर आपकी ये सेल, अगर ये सेल माइटोसिस कर रही है, माइटोसिस कर रही है, तो रिजल्ट में 2 सेल बनेगी, और हर एक को कितने मिल जाएगा? इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस को, इसके पास भी कितने आ जाएंगे? 46 डीएनए मॉलिक्यूल, और इसके पास भी 46 डीएनए मॉलिक्यूल। और अगर ये आपका मियोसिस कर रही है, और तो मियोसिस कर रही है तो मतलब गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, तो ये क्या बनेंगे फिर आपके? फिर इसके पास कितने? 23 इसके पास आएंगे, 23 इसके पास आएंगे, 23 इसके पास आएंगे, और 23 इसके पास आएंगे। टोटल आपके पास कितनी सेल हो गई? 4 सेल, यानी 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जो बाद में स्पर्मेटेड और बाद में जो स्पर्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाएंगे। तो ये सेल, ये बात उतनी हमने क्लियर कर ली। तो इस तरीके से आपको इतना पता लग गया कि भाई ऐसे से होता है।
ये चीज हमने क्लियर कर ली। अब हम बात करते हैं जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस, इस वाले एस फेज में जो रिप्लिकेशन चल रहा है वो चल कैसे रहा है, उसको हमने कल भी लास्ट क्लास के अंदर भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। आज उसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए, इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, और इसको समझेंगे तो बहुत आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब आपको ये क्लियर हो गया है ना। लास्ट क्लास के अंदर हमने काफी अच्छा डिस्कस भी किया था, और इसको हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन में क्या है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो पहली बात तो ये जो रिप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस है, ये कौन से फेज, कौन सी न्यूक्लियस के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल आपका जीनोम है वहां पर कहां पर हो रहा है, जो आपका यू क्रोमेटिन है। कौन सा वाला? यू क्रोमेटिन, ये हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। यू क्रोमेटिन एक्चुअल कौन सा पार्ट है जो लूजली अटैच्ड होता है ना, उसमें सारा जो आपका कॉइल है वो लूजली अटैच्ड है ना, कंडेंस फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। और एक होता है हिट्रोक्रोमेटिन, जो हिट्रोक्रोमेटिन पार्ट होता है वो उसमें डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, वहां स्पेस ही नहीं है। रिप्लिकेशन वाले जो एंजाइम वगैरह जो काम करेंगे तो स्पेस ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपका जो थ्रेड है वो लूज सिचुएशन में नहीं होगा तो फिर एंजाइम कैसे उसमें फंक्शन करेंगे। जब तक वो आपका जो थ्रेड है वो अगर बिल्कुल बिल्कुल एकदम लूजली फॉर्म में नहीं अटैच होगा तो कैसे काम करेगा, राइट। अगर बहुत ज्यादा कंडेंस है तो काम ही नहीं होगा। तो जो यूक्रोमेटिन है वो एक्चुअल में कैसा होता है, वो आपका एक्चुअल में एक्टिव होता है, एक्टिव रीजन होता है जहां पर आपका रिप्लिकेशन ये सारे काम हो पाते हैं, राइट। अब आपकी हम ये बात करें जो ये क्या बोलते हैं यूक्रोमेटिन है, अब इसमें क्या हो रहा है। अब आपका जो ये क्या डीएनए आपका स्ट्रैंड है, राइट, डबल हेलिक्स डीएनए। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली तो आपका ऐसा है, ये जो आपका डीएनए स्ट्रैंड है, अब इसकी ये जो कॉइलिंग है जो हेलिकल है स्पाइरल, अब हम इसको ऐसे देख रहे हैं इस फॉर्म में, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंजाइम आएंगे और उसकी कॉइलिंग को ओपन करेंगे इस तरीके से, है ना। ये जगह ओपन होगी तो यहाँ पर इजीली एंजाइम जो वर्क कर पाएंगे, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कल लास्ट क्लासेस के अंदर में देखा भी था। तो आपके पास क्या है, दोनों जो आपके जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो आपके पास जो चेन होती है वो दोनों एंटी पैरेलल हेलिक्स होते हैं ना। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ये हमने पहले सब कुछ, हमने ये सारी चीजें हमें पता है, वो ये एंटी पैरेलल क्यों है और सारी चीजें, ये नंबरिंग क्यों आई है, सारा कुछ हमें पता है। तो ये याद रखना कि जो अब आपको पता है कि जो आपका पार्टिसिपेशन कर रहा है, ये स्टैंड कैसी बिहेव कर रहा है, टेम्पलेट की तरह। तो उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट, जो कौन सा होता है एक्चुअल में, पेरेंट स्टैंड है, रेड वाला, ये क्या आपका पेरेंट स्टैंड है। और ये कैसा बिहेव कर रहा है, टेम्पलेट की तरह। कैसे बिहेव कर रहा है, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, जैसे कॉपी, जैसे आपको अगर आपने जैसे आपने वो देखा होगा जो जहां पर ब्रिक्स बनती है ना, जहां पर वो ईंटों के भट्टे होते हैं, उनके पास जो ब्रिक्स को बनाने के लिए एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें वो मिट्टी को सेट करते हैं, जो उन्होंने लेके आई होती है, और स्पेशल टाइप की सॉइल होती है, उसको बड़ी आराम से वो पका के और उसके अंदर सेट, और दो टाइम साइड को उसको मार के और ऐसे करते हैं, और सीधे से इसमें से आपकी ऑटोमेटिक पूरी जैसे वो निकल आती है पूरी ईट, है ना। तो वो उसका एक वो होता है, सांचा सा होता है। वैसे सेम ये क्या है, ये टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है कि जो इसके पास सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के, सेम वही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ अटैच होंगे उसके न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड के अंदर, राइट। तो कल हमने बात की थी कि हमें ये स्टार्टिंग के लिए क्या चाहिए होता है, आरएनए प्राइमर। हमने कल बात की थी, हमारे पास एक छोटा सा आरएनए प्राइमर होता है जो यहां से इस काम को स्टार्ट करेगा। विदाउट आरएनए आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि आगे वाली जो ये जो आगे वाली जो सिचुएशन है, जो आगे वाला जो काम है, वो तो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जो स्टार्टिंग है, थ्रेड को स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है ना, वो किसके पास है, वो सिर्फ आरएनए प्राइमर के पास वो की है, जिस की हेल्प से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आपको आरएनए, ये जो मैंने ग्रीन करा हुआ है, ये क्या है, आरएनए प्राइमर है जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस काम को, राइट। अब जैसे ये काम स्टार्ट हुआ आपका, तो फिर इसके ऊपर कौन लग जाएगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस पे अटैच हो जाएगा एंजाइम, और धीरे धीरे वो स्ट्रैंड को आगे लेंथ वाइज अटैच करता जाएगा, न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ अटैच करता जाएगा। और आपका, तो हमने कल बात की थी, एक हमारे पास क्या है, ये जो कंप्लीट बना है, ये स्ट्रैंड कंप्लीट बन रहा है, इसको हम बोल रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। और यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर आप ब्रेक ऐसे ब्रेक फॉर्म में फॉर्मेशन हो रही है, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, लैगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पर जो सिंथेसिस चल रही है वो कैसी है, डिसकंटिन्यूअस वे में। कैसी चल रही है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चल रही है, राइट। क्लियर है बेटा। यहां पर क्या चल रही है, डिसकंटिन्यूअस वे में चल रही है, और ये आपका क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये कैसा है, लीडिंग। लैगिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं, इसमें लैग्स आ रहे हैं, है ना, रुक रुक के बन रहा है, ये लैग आ रहे हैं। लैग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम है जो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिमूव कर रहा है, इसको ओपन कर रहा है, इसकी इसको अनकॉइल कर रहा है, क्योंकि ये कॉइलिंग फॉर्म में होता है, जैसे आप ये देख रहे हो डायग्राम में, ये कॉइलिंग है। तो यहाँ पर ये एंजाइम है, इस एंजाइम को कहते हैं हेलिकेज। ये जो ये दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर का, इसका काम है इसकी जो आगे जो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ब्रेक करना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है उसको ब्रेक करना, जिससे क्या होगा, आपके दोनों थ्रेड सेपरेट हो जाएंगे, है ना। हमने सेपरेट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या अवेलेबल है, हेलिकेज एंजाइम। तो यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम है जो उसकी ओपनिंग कर रहा है। अब जैसे जैसे वो ओपनिंग करता जाएगा तो ये थ्रेड जो ऊपर वाला थ्रेड है उसमें तो आरएनए प्राइमर वो तो डायरेक्ट काम कर रहा है, एक ही आरएनए प्राइमर चाहिए आपको, वो डायरेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, फटाफट करता जा रहा है और ये चीज आगे खुलती जा रही है, तो आगे कंटिन्यू काम करी जा रहा है आपका जो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए तो सिर्फ स्टार्ट करता है, आगे कौन इसको लीड करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, वो अब देखेंगे अभी आगे। उसके बाद जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अब ये चेन नई नई खुलती जा रही है, तो जो जो सबसे पहले लगा था अब वो तो यही यहीं पर आगे लगा था और चेन तब यहीं तक खुली थी। अब नया पीछे और खुल गया हिस्सा, तो उसके लिए नया प्राइमर चाहिए, फिर आपका और आगे खुल गया। अब जैसे जैसे और खुलता जाएगा तो जो खुला हुआ पार्ट होगा उसके लिए फिर दोबारा नया आरएनए प्राइमर चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रही है वो लैग फॉर्म में, उसमें लैगिंग आ रही है, तो उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। और ये कैसा फॉर्मेशन है, डिसकंटिन्यूस। बाद में इन आरएनए प्राइमर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक हमारे पास मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, उसकी हेल्प से उसको हम पूरे स्ट्रैंड को अटैच कर देते हैं, तो पूरा आपके पास एक जैसे ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड है वैसे एक बन जाता है। बेटा ये क्लियर हो गया, ये समझ आ रही बेटा बात, ये कल वाली बात हमने रिपीट की है, सभी को क्लियर है बेटा, बाकी सभी को बेटा, औरों को भी क्लियर है ना बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, चलिए तो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमने बात की जो आपका टेम्पलेट होगा, जो आपका टेम्पलेट है ना, जो आपका टेम्पलेट है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, 3' to 5'। जो आपका टेम्पलेट है वो कैसा होगा, 3' to 5'। और जो आपकी सिंथेसिस है, जो आपकी सिंथेसिस चल रही है वो किस एंगल में होगी, 5' to 3'। तो आप देख रहे हो 5' to 3'। और जो टेम्पलेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3' to 5'। देखो 3' to 5' है ना। जो टेम्पलेट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, 3' से 5' डायरेक्शन की तरफ। और जो आपका सिंथेसिस चलेगा वो चलेगा 5' से 3', क्योंकि आपको पता है दोनों स्टैंड आपस में कैसे होंगे, एंटी पैरेलल। ये दोनों स्टैंड कैसे होंगे, जैसे यहाँ 3' है या 5, तो यहाँ 5' से 3' की तरफ चल रही है डायरेक्शन, और ये जो टेम्पलेट है वो 3' से 5' की तरफ चलेगा। सेम इसमें देख लो, अब इसमें क्या 3' से 5', तो जो आपका टेम्पलेट है वो 3' से 5' की तरफ है, और जो सिंथेसिस चल रही है वो 5' to 3', 5' to 3'। तो ये आपको, अब ये जो आपको हिस्सा दिखा है इसको बोलते हैं रिप्लीकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं इसको आप, रिप्लीकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं हम इसको, रिप्लीकेशन फॉर्क, राइट। इतनी बात आपको क्लियर होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब अब हम इसको थोड़ा और पूरे होल व्यू में देख लेते हैं हमारे पास हो क्या है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में आपका जो स्ट्रैंड है वो ऐसा तो है नहीं जैसे हाफ कट होता है ना, वो तो पूरा पूरा कॉइलिंग है आपका, पूरा जो जो आपका पूरा आपके पास जो डीएनए है वो तो कंटिन्यू वे में है, कोई ऐसा थोड़ी कि उसमें कटिंग है कहीं पे भी, है ना। तो जहां पर इसको थोड़ा सा लूज दिखाई देगा वहां पर ये एंजाइम काम करने लग पड़ेंगे और क्या करेंगे, उस जगह पर ओपन कर देंगे उसको। अब ये जगह ओपन हो गई, यहां पर मेरे काम शुरू हो जाएगा। तो इस टोटल इस एरिया को जहां पर ये तो पूरी यहां पर तो अभी कॉइलिंग एज इट इज अवेलेबल है, यहां तो कॉइलिंग अवेलेबल है, और यहां पर जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी अभी अवेलेबल है। तो हाइड्रोजन जब जो ये जो आपकी अवेलेबल है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये प्रॉपर वे में एक दूसरे से पूरे स्पाइरल फॉर्म में एक दूसरे से कॉइल्ड है ना। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो रिप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम देंगे, और हेलिकेज एंजाइम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हेलिकेज, एक हेलिकेज एंजाइम यहाँ शुरू हुआ और दूसरे यहाँ को हुआ। तो जो यहाँ को हुआ उस वो यहाँ की तरफ इस डायरेक्शन में ओपनिंग कर रहा है, और जो हेलिकेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो इधर को ओपनिंग कर रहा है, राइट। तो बीच में अभी आप देख रहे हैं एक बबल सा बन गया, इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हैं इसको, रिप्लिकेशन बबल। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि आपके पास कॉइल फॉर्म में आपका ये, तो एक एक जो आपके पास हेलिकेज एंजाइम है वो इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, और दूसरे ने यहां से काम शुरू शुरू किया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, और आपके पास बबल क्रिएट हो गई एक, है ना, जब बिल्कुल ओपन एरिया क्लियर हो गया जहां पर ये काम हो सकता है इजिली, है ना, ये जो भी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इजिली हो जाएगा। अब आप देखो जिसकी डायरेक्शन इस साइड को थी तो उसके लिए तो ये ऊपर वाला ये टेम्पलेट बिहेव कर रहा है, तो यहां पर जो आरएनए प्राइमर काम करेगा उसको तो कंटिन्यू वे में पूरा सिस्टम तैयार मिलेगा, वो इजीली काम कर रहा है, जैसे खुलता जाएगा और वो आगे होता जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला है उसके लिए हमें बार बार न्यू आरएनए प्राइमर चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि वो लैगिंग फॉर्म में काम कर रहा है, राइट। और सेम इसमें अगर हम देखें तो ये जस्ट उसका उल्टा है। अब आपका पता है ये वाला जो हेलिकेज है वो इस साइड में ओपन हो रहा है, इस साइड को ओपन हो रहा है, तो इसके जो नीचे वाला जो स्टैंड है वो कैसे काम करेगा, कंटिन्यू वे में।
और जो उसके लैगिंग वाले जो स्ट्रैंड बनेंगे वो बनेंगे ऊपर वाले, क्योंकि यहाँ से न्यू बनेगा तो फिर उसको नया प्राइमर चाहिए, नया प्राइमर चाहिए, तो ये बनेंगे फ्रैगमेंट की फॉर्म में, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर, ये जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, राइट। किनको बोलते हैं, इन फ्रैगमेंट्स को। और ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं, अगर आप जाओ ई कुलाई के अंदर, जो ई कुलाई आपका बैक्टीरिया उसके अंदर आप देखो तो ई कुलाई के अंदर ये एक फ्रैगमेंट लगभग 100 से लेके, सॉरी 1000 से लेके 200 न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है। एक जो आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट है सिंगल एक, तो वो 1000 से लेके 2000 तक का न्यूक्लियोटाइड का बना हो सकता है। और अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जाओ, क्योंकि आपको पता है इकोलाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है वो 100 से 400 न्यूक्लियोटाइड के मिल सकते हैं। क्लियर हो रही बात। वहां पर आपको ये जो सेगमेंट है, ये जो आपको पास फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे हैं, ये 100 से 400 न्यूक्लियोटाइड के मिल सकते हैं। मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड फिर बाद में अटैच हो जाएंगे सारा, फिर एक पूरा कंप्लीट आपका एक लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा। अभी ये कैसा है, लैगिंग स्ट्रैंड, और ये ऊपर वाला कैसा है, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। अब देखो इनको जो आगे इनको लेंथ वाइज लंबा करने में इनकी जो लेंथ को कौन इंक्रीज कर रहा है, ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर क्या लगाया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या फर्स्ट या लाइगेज एंजाइम है ना, डीएनए लाइगेज एंजाइम या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या फर्स्ट यहाँ पर फंक्शन करते हैं, और इसको इसकी ये जो न्यू वाला स्टैंड बन रहा है उसको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, राइट। और जो इनको ओपन कर रहे हैं वो कौन से होते हैं, हेलिकेज एंजाइम। बेटा क्लियर हो गया आपको ये रिप्लिकेशन। अब देखो ये वाला पार्ट जो है उसे कहते हैं रिप्लिकेशन फॉर्म, ये वाले इतने वाले को अगर इसको हम छुपा दें तो ये आपका क्या है, सेम यही है। इधर वाला पार्ट भी क्या है, रिप्लिकेशन फॉर्म। दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन बल्ब। क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन बल्ब, है ना। बेटा क्लियर हो गया सभी को, ये एक्सप्लेनेशन समझ आई बेटा। ओके बेटा, ओके। तो आपकी बुक्स के अंदर क्या होता है, बबल नहीं दी होती है, बुक्स क्या करता है, इतने हाफ पार्ट को शो करता है और आपको समझाता है। लेकिन अदर वैसे अगर उसको प्रॉपर वे में देखे तो काम ऐसे चल रहा है, आपका रिप्लिकेशन का प्रोसेस ऐसे चल रहा है। फिर बाद में क्या होंगे, ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड आपके जो कंप्लीट बन जाएंगे, ये इसके साथ अलग हो जाएगा, ये इसके साथ अलग हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से आपके जो डीएनए का, क्योंकि ये इसकी कॉपी बन गई, ये इसकी कॉपी बन गया, दोनों ये बाद में ये वैसे का वैसे रह जाएगा, बाद में ये दोनों कॉइल कर जाएंगे जो न्यू बन गए, और आपके पास आगे वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो अब हमने यहाँ पर देखा, इसी को हम थोड़ा और इसको ब्रॉड वे में देखते हैं कि आप एक्चुअल में हो क्या रहा है। जो फॉर्मेशन है ना, थ्रेड की फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, उसमें एक हॉलो एंजाइम, ये आपके एक एंजाइम तो इस थ्रेड के ऊपर चल रहा है, ये टेम्पलेट है, ये यहां पर काम कर रहा है, और एक्चुअल में इसका मुंह इस साइड को होना चाहिए, है ना, इधर को होना चाहिए, लेकिन ये दोनों एक साथ काम करते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो इसीलिए नीचे वाला जो लूप होता है वो इस तरीके से घुमा हुआ, देखो ये ऐसे गया है ना। जो नीचे वाला आपका टेम्पलेट है वो ऐसे घूम के गया हुआ है। तो इस तरीके से दोनों आपके एक ही एंजाइम के जो दो पार्ट है ना, आपके जो एक ही एंजाइम के दो पार्ट है, ये कौन सा आपका, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और ये भी क्या आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब इनको हुक करके रखा हुआ है ना, इनको इनको अटैच कर दिया, उसके साथ स्टेपल कर दिया कि ये मतलब ऐसा ना हो कि इस टेम्पलेट से बाहर निकल जाए, तो उसके लिए उनको हुकिंग की, एक लूप के साथ इनको कनेक्ट कर दिया है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जबकि ऊपर वाला थ्रेड तो सही चल रहा है, ऊपर वाला इंजन, लेकिन इसमें तो इसको इन्होंने क्या किया, टेक्निकली इसको मूव किया हुआ है, ऐसे घुमा दिया है, तो ताकि वो काम भी करता रहे और आपका वो जो स्टैंड है वो भी बनते जाए, है ना। तो दोनों एक साइड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। समझ आ गई बात बेटा। बेटा क्लियरेंस हुआ आपको, ये समझ आई बेटा बात। बेटा ये क्लियर हुआ। बेटा बाकियों क्लियर हुआ बेटा, कशिश, जन्नत, अपूर्वा, राधिका, श्वेता, शिवानी, संजय, रमन, कृतिका, सभी को क्लियर हुआ बेटा। ओके बेटा। तो हम क्या बात डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहे हैं वो दोनों को एक ही लूप पे कनेक्ट किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, होलो एंजाइम, राइट। ये होलो एंजाइम क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऊपर वाला और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नीचे, जो दो नीचे वाली थर्ड, नीचे वाले टेम्पलेट के ऊपर जो काम कर रहा है। नॉर्मली तो इसकी डायरेक्शन इधर को होनी चाहिए थी, लेकिन फिर ये काम कैसे करेंगे, तो इसलिए उन दोनों को एक साथ बांध दिया, दोनों गिरेगे भी नहीं और एक साथ काम करते रहेंगे। और नीचे वाले थ्रेड को घुमा दिया है, इसलिए दोनों की डायरेक्शन एंजाइम की काम करने की एक ही है,
लेकिन ये वाला जो थ्रेड है वो इस तरीके से नीचे को रोटेट कर गया है, राइट। ये सिंपल सी वे। तो ये हमारी टोटल इसकी डिस्क्रिप्शन है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। बाद में हम अब आगे जो इसका थ्योरी में देखेंगे, इसकी सारी की सारी चीजें जो हमने डिस्कस करनी है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कहाँ पे क्या लग रहा है, वो सारी चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग दीजिए, आपने कल दी होगी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, और आगे से हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो थोड़ी बहुत हमने डिस्क्रिप्शन का लास्ट लेक्चर में हमने इसमें ऐड कर ली थी, अब उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन, राइट डाउन। बेटा अभी किसी को कोई प्रॉब्लम तो ये पूछ लो बेटा, किसी को अगर अभी भी कोई कहीं जगह किसी जगह कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। किसी भी जगह किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी भी कर सकते हो। समझ आ गया बेटा? कंटिन्यू करें आगे, थ्योरी में कंटिन्यू करें। चलिए चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन, राइट डाउन। अब हमने कुछ बेसिक बातें तो कल डिस्कस कर ली थी इसके बारे में। अब आगे, अब जो हमारा मेन मोटो है उसको आगे लिख लेते हैं। राइट डाउन। द फॉलोइंग स्टेप आर इंक्लूड, द फॉलोइंग स्टेप आर इंक्लूड, the following steps are include in DNA replication. The following steps are include in DNA replication. तो पहली बात तो हमें करना क्या पड़ेगा, इससे पहले तो अनकॉइल करो, खोलना पड़ेगा उसको, है ना, अनकॉइल करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू स्ट्रैंड बनाने पड़ेंगे। तो ये दो मेन स्टेप है इस प्रोसेस के अंदर। तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूड इन डीएनए रिप्लिकेशन। इन डीएनए, जब तक ये रिप्लिकेशन नहीं होगा सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, ये याद रखना। एस फेज में ये चल रहा है, और जब तक एस फेज में डीएनए कंटेंट आपका डबल नहीं होगा तब तक फिर सेल आगे डिवाइड ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि डिवाइड तो तभी होगा ना जब जेनेटिक मटेरियल इतना हो कि एक तो बराबर हो, मदर सेल के बराबर हो, और दोनों को बराबर मिल पाए, राइट। तो राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट इज, नंबर वन इज अनजिपिंग, या ब्रैकेट में करना अनबाइंडिंग। तो पहली जो आपकी हेडिंग है उसमें लिखो नंबर वन इज अनजिपिंग, अनजिपिंग, और उसको हम क्या बोलते हैं, अनबाइंडिंग। अनजिपिंग ब्रैकेट में अनबाइंडिंग, ब्रैकेट में अनबाइंडिंग। राइट डाउन, राइट डाउन। द सेपरेशन ऑफ टू चेन्स, राइट डाउन, द सेपरेशन ऑफ टू चेन्स ऑफ डीएनए, दी सेपरेट। बेटा सभी को क्लियर हुआ ना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बहुत इजी आपका टॉपिक है, और कहीं भी आपको ऐसा आपका मतलब आपको कोई भी चीज कहीं भी अभी भी आपको लगता है कि सर ये चीज हमें पता नहीं चली, आप पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका अनजिपिंग ब्रैकेट में अनबाइंडिंग, अनजिपिंग ब्रैकेट में अनबाइंडिंग। राइट डाउन, राइट डाउन। द सेपरेशन ऑफ टू चेन्स ऑफ डीएनए, द सेपरेशन ऑफ, the separation of two chain of डीएनए, मतलब ये दो चेन है आपके पास, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है ना, दो है, दो स्ट्रैंड है, इनको अनजिप करना ही क्या कहला रहा है आपका, अनजिपिंग है ना, इन दोनों को अनकॉइल करना। द सेपरेशन ऑफ टू चेन्स ऑफ डीएनए इज टर्म्ड हैज अनजिपिंग, is termed as unzipping. Again repeat, this separation of, the separation of, the separation of two chains of DNA, the separation of two chains of DNA is termed as unzipping, is termed as unzipping, comma, and it take place, and it take place due to the breaking of hydrogen bond, and it take place, and it take place due to the breaking of hydrogen bonds, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से आए आपको पता है, बेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, एक थ्रेड का बेस सामने वाले अपने कंप्लीमेंट्री बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, आपको पता है, हमने सारी चीजें डिस्कस की, आपने भूलना कुछ भी नहीं है पीछे वाला। और आपको ये भी पता है सी हमेशा, साइटोसिन हमेशा गुआनोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और जो एडेनिन है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है अपनी थाइमिन के साथ, है ना, ये चीजें हमें पता है सारी। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, इनको ब्रेक किया है किसने किया है, हेलिकेज एंजाइम ने। The separation of, again repeat, the separation of two chain of DNA is termed as unzipping, and comma, and it take place due to the breaking of hydrogen bond. Next line, next point. The process of unzipping,
the process of unzipping start at a certain specific point. The process of unzipping starts at a certain specific point. The process of unzipping start at a certain specific point which is termed as, अंडरलाइन करना, देखो ये कोई हर जगह नहीं शुरू हो जाएगा ये काम, जो ये अनजिपिंग का काम ना, जैसे यहां से अनजिपिंग शुरू हुई है, एक ने यहां इस साइड को खोलना शुरू किया, दूसरे ने इस साइड को खोलना शुरू किया, ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं आपके डीएनए के ऊपर. द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग start at a certain specific point, which is termed as initiation point, अंडरलाइन करना और हाईलाइट भी करना, इनिशिएशन पॉइंट और origin of replication, ORI भी कहते हैं शॉर्टकट में, origin of replication. तो ये जो जहां से स्टार्ट हुआ है ना काम, वो एक इनिशिएशन पॉइंट होता है स्पेसिफिक, या उसको कहते हैं origin of replication, या ORI भी कहते हैं, है ना. वहीं उसी पॉइंट से आपके ये जो इनकी अनकॉइलिंग है वो स्टार्ट होती है. Again repeat, the process of unzipping start at a certain specific point which is termed as initiation point or origin of replication. Next point. दोनों को अंडरलाइन करना और हाईलाइट भी करना, इनिशिएशन पॉइंट और origin of replication. एग्जाम में कि भाई कहां से स्टार्ट होता है इनका अनकॉइलिंग, तो वो ऑप्शन में आपको दे सकता है, या तो उसने इनिशिएशन पॉइंट दिया होगा, या ORI दिया होगा, या origin of replication लिखा होगा, राइट. नेक्स्ट पॉइंट. In prokaryote there occur only one origin replication, बहुत इंपॉर्टेंट है. In prokaryotes there occurs only one origin of replication. In prokaryotes there occur only one origin of replication. But in eukaryotes, there occur many origin of replication. राइट. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, अब आपको पता है वो छोटी सी है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो बहुत छोटा सा होता है ना, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होगा, तो उसके अंदर एक ही सफिशिएंट है. लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है उसमें तो बहुत बड़ा थ्रेड ही बहुत लंबा है आपका, 46 डीएनए मॉलिक्यूल, और जब वो ओपन होकर बैठे होंगे तो कितना ज्यादा है. जो 46 डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जब वो कंडेंस होते हैं तब आपको क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखते हैं, और जब वो ओपन होता है वो सारा का सारा थ्रेड क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में, तो कितना बड़ा होगा, है ना. तो अगर एक ही हुआ तो बहुत टाइम लगेगा कॉपी होने में, तो इसलिए वहां पर बहुत सारी साइट्स अवेलेबल होती है, बहुत सारे ओरिजिन पॉइंट होते हैं जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही होगा. तो ये आप याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो आपका वहां पर क्या होगा, एक ओरिजिन पॉइंट होगा. अगर यूकैरियोटिक सेल है तो बहुत सारे होते हैं. In prokaryotes there occur only one origin of replication, but in eukaryotes there occur many origin of replication. That is unzipping start at many points simultaneously. That is eukaryotic की बात कर रहे हैं हम. That is unzipping start at many points simultaneously. Next point. At the place of origin, बहुत important point. At the place of origin, the enzyme responsible for unzipping, वो कहता है वो वाला पॉइंट जहां से अनजिपिंग स्टार्ट हुई है, एक्चुअली में वहां पर आया कौन सा एंजाइम आया, उसके हम डिस्कस कर रहे हैं. एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, बेटा सभी को कुछ समझ तो आ रहा है, बेटा क्लियर करो, सभी को कुछ समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, जो क्लियर किया हमने, जो डिस्कस किया है. ओके बेटा, ओके आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन the enzyme responsible for unzipping, अगर बेटा वो कोई स्पेलिंग भी नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है, कोई किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं रखना कि मेरी स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही है, मैं नहीं लिख पाया, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, आप दोबारा कभी पूछ सकते हो, चाहे वो कितनी भी इजी स्पेलिंग हो. डजंट मैटर कि किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही है आप दोबारा पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी इज्जत कम नहीं होगी, है ना. कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा तो भी क्या फर्क पड़ता है,
आप पे कर रहे हो उस चीज के लिए, तो आपका हक बनता है आप कुछ भी पूछो, जो आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही आप कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग, एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग, ब्रैकेट में करना, ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। अनजिपिंग कब होगी, जब आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ब्रेक हो गए, उसी को तो बोलोगे आप अनजिपिंग, है ना। ब्रैकेट में ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ब्रैकेट क्लोज, राइट डाउन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ब्रैकेट क्लोज, is helicase, is helicase, is helicase, 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 is helicase। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी उस आगे कंटिन्यू करना, कॉमा, कॉमा, इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी इन द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग, कॉमा, इन द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग Mg+2 magnesium ion, in the process of unzipping Mg+2, Mg+2 act as cofactor, Mg+2 act as cofactor, मतलब ये इस एंजाइम की हेल्प करते हैं, इसके साथ कोफैक्टर की तरह काम कर। और आपको पता है एंजाइम में अगर कोफैक्टर लगाओ तो एंजाइम की जो एफिशिएंसी है काम करने की वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट। अगर किसी एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर ऐड हो जाए तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी और अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर इस हेलिकेज के साथ कौन काम कर रहा है कोफैक्टर की फॉर्म में, Mg+2, कॉमा, इन द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग Mg+2 एक्ट हैज कोफैक्टर, act has a cofactor, act has a cofactor। Now next line, next point, next point, SSB, write down SSB, SSB, next point, एस कैपिटल में लिखना, SSB ब्रैकेट में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, SSB सिंगल, ब्रैकेट में करना, SSB का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर, SSB स्टैंड फॉर ब्रैकेट में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ब्रैकेट क्लोज, प्रिवेंट द रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, SSB protein, single stranded DNA binding protein, bracket close, prevent the reformation of hydrogen bond, prevent the reformation of hydrogen bond, ब्रैकेट में करना प्रोकैरियोट्स, ब्रैकेट में करना प्रोकैरियोट्स, कॉमा, कॉमा, रिप्लिकेशन प्रोटीन ए, कॉमा, रिप्लिकेशन प्रोटीन ए, रिप्लिकेशन प्रोटीन ए, कॉमा, रिप्लिकेशन प्रोटीन ए, ऐसे ब्रैकेट में करना आर, रिप्लिकेशन प्रोटीन आरपी डैश ए, इन यूकैरियोट, इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, अभी हमने जो ये बात की ना एसएसबी वाली, एसएसबी का मतलब क्या हुआ, जो एसएसबी आपकी सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन है, सिंगल सॉरी जो एसएसबी है आपकी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसकी आपने बात की, या ये बात की आपने प्रोकैरियोट्स के केस के लिए। और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो वहां पर रिप्लिकेशन जो प्रोटीन ए है उसका मतलब क्या है कि जब आपका ये अनकॉइल होगा ना, जैसे आपका कोई डीएनए स्ट्रैंड अनकॉइल हुआ है ना, ऐसे अनकॉइल हुआ है, अभी अभी नया नया हुआ है, और आपको पता है यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ ओपन ओपन चला हुआ है, यहाँ पर हेलिकेज काम कर रहा है, इधर भी हेलिकेज काम कर रहे हैं, दोनों साइड, है ना। तो ऐसा ना हो कि ये जो आपके बेस अब जो ओपन हो गए, है ना, ये दोबारा से जो बीच में दोबारा से ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा से क्रिएट ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हम इसकी कैपिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसकी कैपिंग कर देते हैं। ये जो बेस है ना उनके ऊपर प्रोटीन लगा देते हैं, इस तरीके से कैपिंग कर देते हैं, जब तक आपका रिप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट ना हो, ऐसे कैपिंग कर देंगे जिससे वापस से ये रिकॉइल ना हो जाए।
और उसमें मदद कौन कर रही है, हेल्प कौन कर रही है? अगर प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर अगर डीएनए ये काम कर रहा है, रिप्लिकेशन चल रही है, तो वहां पर तो करेगी एसएसबी प्रोटीन। और अगर आपकी यूकैरियोटिक सेल है तो वहां पर कौन करेगी? रिप्लिकेशन प्रोटीन ए। कौन करेगी? रिप्लिकेशन प्रोटीन ए। बेटा समझ आ गया? क्लियर हो गया बेटा? राइट। तो वहां पर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि भाई यहां पर हमने इस तरीके से, आप ऐसे कर दो कि भाई हमने उसका जो उनकी जो ओपनिंग है, क्योंकि आपको पता है जब वो थ्रेड खुले रह जाएंगे, जैसे ये थ्रेड खुले हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ तो काम चल पड़ा है, लेकिन जब अभी स्टार्ट होना है अभी प्रोसेस आपका एप्लीकेशन का, तब तक के लिए क्या करते हैं, उनकी जो उनका जो आगे का हेड है, मतलब वो दोबारा से यहाँ अपनी हाइड्रोजन ना बना ले, इसके साथ बॉन्डिंग ना कर ले ना, अट्रैक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अट्रैक्शन होती है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको उसकी सीलिंग कर देगा, उसकी माउथ की जो बेस बेस है आपके, उनको सील कर देगा। और उसको क्या बोलेंगे, अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो एसएसबी प्रोटीन करेगी वहां पे काम। और अगर आपकी बात हो रही है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो वहां पे कौन करेगा? रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन टेक फ्यू मिनट्स, द प्रोसेस ऑफ डीएनए replication takes few minutes in prokaryotes. The process of DNA replication, अब आपको पता है ये जो सेल साइकिल है, ये हमने जो सेल साइकिल शो की है, ये किसके लिए की है? यूकैरियोटिक सेल के लिए। और इस सेल साइकिल में टोटल आपको कितना टाइम लगता है? लगभग लगभग 24 आवर्स, है ना। और उसमें से जो ये वाला जो फेज है, एम फेज, ये सिर्फ 1 आवर्स लेता है। कितना लेता है? 1 आवर्स। बाकी जो है लगभग ये 6 घंटे लेगा, ये 7 लेता है, ये 6 घंटे लेता है। तो हमारे वाले जो टाइमिंग है रिप्लिकेशन वाली, वो ज्यादा रहती है, राइट। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो वहां तो कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर ही, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया कितने फास्ट करते हैं, कॉपी कितनी फटाफट बनती है, तो इसीलिए क्योंकि उनकी रिप्लिकेशन बहुत फास्ट है। जितना फास्ट रिप्लिकेशन होगा उतनी जल्दी सेल डिवाइड कर सकती है। तो हमारे में क्या होता है, सेल, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है, एक सेल से 2 सेल बनने में 24 आवर का टाइम लग जाता है, राइट। मतलब 12 to 24 आवर्स का टाइम लग सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन टेक few minutes, the process of DNA replication takes few minutes in prokaryotes, takes few minutes in prokaryotes, comma, and a few hours, and a few hours, and a few hours in eukaryotes, in eukaryotes. The process of DNA replication take place few minutes in prokaryote and a few hours in यूकैरियोट, एंड अ फ्यू आवर्स इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट्स में हम लगभग लगभग 7 आवर्स तक लग सकते हैं ना। और जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, फटाफट फ्यू मिनट्स के अंदर वो काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज, ब्रैकेट में करना, इन प्रोकैरियोट्स ऑल्सो कॉल्ड डीएनए गायरेज। राइट डाउन, टोपो आइसोमेरेज, ब्रैकेट में, इन प्रोकैरियोट्स also called DNA gyrase, GYRASE, also called DNA gyrase, bracket close, release the tension, release the tension arise due to supercoiling. Again repeat, topoisomerase, एक न्यू एंजाइम आपके पास टोपोआइसोमरेज, ब्रैकेट में करना, इन प्रोकैरियोट ऑल्सो कॉल्ड डीएनए गाइरेज, जिनको हम प्रोकैरियोट्स के केस में उसको क्या बोलने लग पड़ते हैं? डीएनए गाइरेज। एक एंजाइम होता है आपका टोपोआइसोमरेज, ब्रैकेट में, इन प्रोकैरियोट्स आल्सो कॉल्ड डीएनए गायरेज, ब्रैकेट क्लोज, रिलीज द टेंशन, रिलीज द टेंशन अराइज ड्यू टू सुपर कॉइलिंग, रिलीज द टेंशन अराइज ड्यू टू सुपर कॉइलिंग। मतलब ये क्या करता है, आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, ऐसे लिख देना आगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कर देता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प हेल्प करता है। आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसे कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, किसके अंदर? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। कौन? टोपोआइसोमरेज, राइट। अब मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ये क्या कहता है कि जैसे जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, या उसमें कहती है सुपर कॉइलिंग हो जाती है, इस तरीके से आपका डीएनए सुपर कॉइल हो गया है। एक तो वैसे ही आपस में भी कॉइल है, और ऊपर से ये एक नई कॉइलिंग और बन गई,
तो इनकी ऐसी कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग ना हो, उसके लिए ये जो टोपोइसोमरेज है, ये एक्स्ट्रा एक एंजाइम है जो हेल्प करता है कि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से किसमें कन्वर्ट हो जाए, सिंगल स्टैंड डीएनए के अंदर, राइट। और ये जो आपके पास जो ओरिजिन होती है ना, ये जो आपके पास रिप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट है ना, वो आपकी अगर यूकेरियोटिक सेल है तो उसमें आपको एक सेल में 100 से लेकर 1 लाख तक ये साइट अवेलेबल हो सकती है एक डीएनए के अंदर, राइट। मतलब एक आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर 100 से लेके 1 लाख तक एवरेज उसके ऊपर ओरिजिन साइट्स अवेलेबल हो सकती है, राइट। नाउ तो ये आपने बात कर ली अनजिपिंग की, अब हमने अनजिप कर लिया उसको। अब आगे कंटिन्यू करो बात को, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब ये जो चेन बन रही है इसकी हम बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, राइट डाउन, राइट डाउन। आपने स्पेस छोड़ना है, ये पूरा डायग्राम आपने ड्रॉ करना है बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही। मैं आपको आपके स्टडी वाले जो आपकी टीचमेंट के ऊपर जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है उसमें ये दोनों ये सारी फोटोज मैं वहां पे क्लिक करके ऐड कर दूंगा। फिर आप स्पेस छोड़ दो इतना, है ना, कहीं पे भी स्टार्टिंग में या बाद में जब टॉपिक खत्म हो जाए तब तब ये पूरा ऐड करना है और उसको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट आपका सेकंड हेडिंग दीजिए। फर्स्ट हेड आपकी फर्स्ट हेडिंग हो गई थी अनजिपिंग ऑफ, जो आपका अनजिपिंग थी, और सेकंड आपकी हेडिंग आ गई फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। सेकंड हेडिंग इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, राइट डाउन, राइट डाउन। टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, to start the synthesis of new chain, special type of RNA is required। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत ही अच्छी लाइन है। टू स्टार्ट दी सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, मतलब आपने चेन को बनाना शुरू करना है, इसके लिए आपको क्या चाहिए उसकी हम बात डिस्कस कर रहे हैं। टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, कॉमा, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड। टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, कॉमा, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड, special type of RNA is required, comma, which is termed as RNA primer। अंडरलाइन करना, उसको हाईलाइट करना, which is termed as, which is termed as RNA primer। RNA, यहां पर आपको क्या चाहिए पड़ेगा, RNA प्राइमर। यहां पे क्या चाहिए पड़ेगा, RNA प्राइमर। यहां पर क्या चाहिए पड़ेगा, RNA प्राइमर। यहां जैसे आपको इनिशियल स्टेप उठाना है, स्टार्ट ही करना है, तो आपको एक सीक्वेंस चाहिए पड़ेगा जिसका नाम क्या, आरएनए। अगेन रिपीट, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, कॉमा, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड व्हिच इज टर्म्ड एज आरएनए प्राइमर, which is termed as RNA primer। Next point, next point, the formation of RNA primer, the formation of RNA primer is catalyzed by an enzyme। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है उसको हम बात कर रहे हैं। the formation of RNA primer, the formation of RNA primer is catalyzed by an enzyme। The formation of RNA primer is catalyzed by, is catalyzed by an enzyme, underline करना, RNA polymerase। RNA polymerase, तो RNA polymerase की हेल्प से, जो आपका RNA polymerase एंजाइम है उसकी हेल्प से हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं। अगेन रिपीट, द फॉर्मेशन ऑफ RNA primer is catalyzed by an enzyme RNA polymerase, ब्रैकेट में करना, प्राइमेज। RNA polymerase ब्रैकेट में करो, प्राइमेज, PRIMASE। और याद रखना जब भी किसी वर्ड के साथ एज उसके सफिक्स पे लगाओ, ASE मींस वो एक एंजाइम है, राइट। जब भी किसी वर्ड के साथ उसके एंडिंग पॉइंट पर एज वर्ड लगाए तो वो क्या हो जाएगा, एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, synthesis of RNA primer take place in 5 prime to 3 prime direction। Synthesis of, next point, synthesis of RNA primer take place
टेक प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे लिखना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। Synthesis of RNA primer take place in 5 prime to 3 prime direction. 3 prime direction. Next point. Next point. After the formation of new chain, after the formation of new chain, nucleotide are obtained from nucleoplasm. Again repeat. After the formation of new chain, after the formation of new chain, nucleotide are obtained from न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जैसे जैसे आप इसमें ऐड करते जा रहे हो नए नए, है ना, आपको पता ही, अब जैसे इस थ्रेड को अगर मैं लीडिंग स्ट्रैंड को, तो लीडिंग स्ट्रैंड भी ऐसे बन रहा है ना, उसके अंदर भी नए नए जो कॉम्प्लीमेंट्री, ऊपर क्या आपके पास, ऊपर आपका पेरेंट थ्रेड है, स्ट्रैंड है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री तो वहां अटैच कर रहा है वो, है ना। ये तो आपका कौन सा है, टेम्पलेट है, और ये क्या आपका जो लैगिंग स्टैंड है या जो भी है, न्यू वाला जो स्टैंड बन रहा है। अब इसमें जो नए नए, ये जो नए नए जो उसके अंदर ये ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड वो कहां से पिक कर रहा है, जो आपका ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज कहां से पिक करेगा, उसको पिक करेगा वो जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे ये आपकी सेल है, सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये सेल, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं, वो उनको फटाफट यहाँ पे ऐड करता जा रहा है। After the formation of new chain, nucleotides are obtained from nucleoplasm. Next point. Next point. Next point. In the nucleoplasm, in the nucleoplasm, in the nucleoplasm, comma, nucleotide are present in the form of, in the nucleoplasm, comma, nucleotide are present in the form of triphosphate. Again, repeat. In the nucleoplasm, nucleotide are present इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, याद है आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बेटा, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, बताओ बेटा, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। मानसवी, रमन, बताओ बेटा क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। हाँ बेटा, क्या होते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, शुगर हो, शुगर के साथ क्या जुड़ा हो, बेस जुड़ा हो, और साथ में क्या हो, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये जो जब तीनों एक साथ कंबाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, राइट। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है आपके, ये न्यूक्लियोटाइड उसे कहां से मिल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म से, किसको, जो यहां पर इनको अटैच कर रहा है, राइट, कौन कर रहा है अटैच, डीएनए पॉलीमरेज, है ना। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये वहां पर कैसे प्रेजेंट है, ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट में, जैसे एटीपी होती है, जैसे हमने कल भी मैंने आपको ये डिस्कस किया था, जब जो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे ना, जैसे आपके पास क्या होगा, जैसे ये आपके पास है शुगर, शुगर के साथ बेस अटैच है, और शुगर के साथ क्या लगा होता है, फॉस्फेट लगा होता है। नॉर्मली चेन के अंदर तो एक फॉस्फेट होता है, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको 3 फॉस्फेट अटैच मिलेंगे, सॉरी ऐसे नहीं होंगे, इस तरीके से लगे होंगे फॉस्फेट, राइट। अब होगा क्या, जैसे ये आपका क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड आपका, फॉस्फेट, शुगर और बेस, जब ये इसको न्यूक्लियोप्लाज्म से उठा के यहाँ अटैच करेंगे, यहाँ पर एक एक करके अटैच करते जाएंगे, तो आपके यहां से ये ब्रेक कर जाएगा, तो पहले ये फॉस्फेट रिमूव होगा, फिर ये फॉस्फेट 2 बार होगा, तो एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी हम यूज कर लेंगे इसको यहाँ अटैच करने में। राइट डाउन, राइट डाउन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, nucleotide are obtained of the nucleoplasm. Next point, in the nucleoplasm, in the nucleoplasm, in the nucleoplasm, nucleotide are present, nucleotide are present in the form of triphosphate, in the form of triphosphate, like DATP, comma DGDP, comma DCTP, comma DTTP। तो देखो ये क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट,
ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो ये इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। अगेन रिपीट, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म कॉमा न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट लाइक DATP, DGTP, DCTP और DTTP। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन, next point, during the replication the second phosphate group of all nucleotide are separated, secondly sorry 2 करना उसको, during the replication, during the replication two phosphate group, two phosphate group, अभी मैंने बताया ना पहला और दूसरा टोटल 3 होते हैं उसके पास, तो 2 तो यहां से रिमूव हो जाएंगे, तो उसी को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। During the replication, during the replication, the two phosphate group of all nucleotide are separated. During the replication, the two phosphate group of all nucleotide are separated, comma. In this process, during the replication, the two phosphate group of all nucleotide, जितने भी nucleotide जैसे से नए नए nucleotide यहाँ अटैच होते जाएंगे, उनके पास 3 phosphate होंगे, 2 को तोड़ दिया जाएगा और एक उसके साथ ही रहने दिया जाएगा, उसको आगे हम अटैच करते जाएंगे, राइट। During the replication, the two phosphate group of all nucleotide are separated, comma. In this process, energy is yielded. In this process, energy is yielded, is consumed in DNA replication. तो जो एनर्जी यहां पे निकली उसको हम रिप्लिकेशन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि फॉस्फेट का जब भी ग्रुप टूटेगा ना, ब्रेक होता है, तो एनर्जी इमिट होती है ना, क्योंकि एटीपी भी हम यही देखते हैं, तो वो एनर्जी हम फिर यहां यूज कर लेंगे। During replication, the two phosphate group of all nucleotides are separated, comma. In this process, energy is yielded. In this process, energy is yielded, is consumed in DNA replication. Is consumed in DNA replication. Is consumed in DNA replication. Next point. Next point. So it is clear that. So इट इज, अब देखो जब ऑटोमेटिकली हमें फिर एनर्जी बाहर से कहीं लेनी नहीं पड़ेगी, हम तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हीं को तोड़ रहे हैं, तोड़ने से हमें एनर्जी मिल जा रही है और हम यहाँ काम ले रहे हैं उस एनर्जी का। तो इस न्यूक्लियस को फिर साइटोप्लाज्म पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि वो साइटोप्लाज्म से बार बार मंगवा रहा है कि भाई एनर्जी भेजो अंदर, मुझे रिप्लिकेशन करना है, एनर्जी भेजो मुझे रिप्लिकेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करेगा, जब रिप्लिकेशन करना है तो भाई जैसे ये अटैच होते जाएंगे यहाँ पर नए नए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे, जैसे ये एक लग गया, ये दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो जैसे अटैच होगा तो उसके 2 फॉस्फेट टूट जाएंगे, टूटते ही जो एनर्जी निकलेगी वो यहां पर सेटलमेंट में काम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सो इट इज क्लियर दैट DNA does not depend on mitochondria for its energy requirement. So it is clear that DNA does not depend. So it is clear that DNA does not depend on mitochondria, क्योंकि एटीपी कहां बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, does not depend on mitochondria for its energy requirement, next point, energetically replication is a very expensive process। अब देखो ना, हर बार एनर्जी, वैसे एनर्जी बहुत चाहिए इसको, लेकिन वो सारी इससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसको उसी से मिल जा रही है जिसको वो जोड़ रहा है, तो इसलिए ये मतलब जो प्रोसेस है वो इजी हो गया। अदरवाइज इसमें एनर्जी बहुत चाहिए, अगर ये एनर्जी इसको यहाँ से नहीं मिलती और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड करता तो फिर काम खराब था। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसको यहीं से एनर्जी मिल जा रही है, तो इसका फिर इसको बहुत मतलब जो काम जो है उसका बहुत ईजी हो गया। राइट डाउन, एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, एनर्जेटिकली replication is a very expensive process, deoxyribonucleoside triphosphate, deoxy, ये जो आपके DATP ना, deoxy, एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, जो आपने देखा ना DATP, तो D का मतलब क्या है यहाँ पर, डीऑक्सी, क्योंकि ये आपको पता आपके ये क्या है सारे
डीएनए बन रहा है, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, इसलिए डी लगाया कि ये भाई डीऑक्सी वाला है। राइबो आरएनए नहीं बन रहा, यहाँ क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पर डी लगाया हुआ है। तो energetically replication is a very expensive process, comma, deoxyribonucleoside deoxyribonucleoside triphosphate deoxyribonucleoside deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purpose deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purpose serve dual purpose in addition to acting as a substrate serve dual purpose in addition to acting as substrate serve dual purpose, again repeat, deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purpose in addition to acting as a substrate. They provide energy for polymerization. फॉर पॉलीमराइजेशन। तो वो कहता है ये जो आपके ये सबस्ट्रेट ही है ना, इस सबस्ट्रेट को उठा के हम यहाँ अटैच कर रहे हैं, तो कहता है जो सबस्ट्रेट है ना वो ड्यूल फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। एक तो वो सबस्ट्रेट का रोल भी कर रहा है, दूसरा वो एनर्जी भी दे रहा है ना, मतलब खुद भी यहाँ पे सबस्ट्रेट का काम भी कर रहा है और एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पहली बार हो रहा है कि भाई जो सबस्ट्रेट है वही एनर्जी दे रहा है काम करने के लिए, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके घर पे मेहमान आए हैं और आपका उसमें ड्यूटी थी कि भाई उनको चाय नाश्ता दो, उल्टा वो आप अपने साथ लेकर आए हैं सारा चाय और वो आपको भी दे रहे हैं, है ना। तो वो ड्यूल फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर भी यही है कि जो डी एटीपी है, डीऑक्सी जो आपके पास ये ट्राइफॉस्फेट है एडिनिन, वो यहाँ आके अटैच हो रहे हैं और सबस्ट्रेट का रोल भी प्ले कर रहे हैं और ऐसा एनर्जी मॉलिक्यूल करेंसी का काम भी कर रहे हैं। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूल पर्पस इन एडिशन to acting as a substrate. They provide energy for polymerization. Next point, the formation of new chain. Next point, the formation of new chain. The formation of new chain always take place. ये हमने अभी बात डिस्कस कर ली कि जब जो फॉर्मेशन चलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। The formation of new chain always take place 5 prime to 3 prime direction. The formation of new chain always take place 5 prime to 3 prime direction, comma, as a result of this, one chain of DNA, as a result of this, one chain of DNA is continuously formed. As a result of this, one chain of DNA is continuously formed and it is termed as leading strand. And it is termed as leading strand. तो कहता है कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में बनता है। तो कंटिन्यूस बन रहा है, कोई लैग नहीं आ रहा बीच में, कोई भी गैप नहीं आ रहा, राइट। तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो अभी हमारा काफी डिटेल रहेगी इसके लिखने के बारे में, वो हम कुछ इसके एंजाइम्स रह गए जो सारे जो यहाँ यूज हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है, और थोड़ा सा भी और रह गया, तो कल इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। बेटा इतना आप लोगों को समझ आ गया, सभी को बेटा समझ आया है। बेटा किसी को कोई भी सिंगल प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ भाई सर ये इस बात समझ में नहीं आई, किसी को भी बेटा ऐसा हो रहा है क्या? बेटा सभी को समझ में आ रही है सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? बेटा क्लियर हो रहा है सभी को? ओके बेटा ठीक है, कल हम अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।